नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। पंचायती राज मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने आईएमएफ और विश्व बैंक से ऋण पुनर्संरचना के उद्देश्य से श्रीलंका को निम्न आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत करने का आग्रह किया। जलवायु परिवर्तन पैनल ने कार्बन मूल्य निर्धारण की सराहना की। इंडोनेशिया के पाम ऑयल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति का संशोधित प्रारूप जारी किया और एक अध्ययन के मुताबिक विश्व स्तर पर समुद्र तल का प्रसार 35% तक धीमा हो गया है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पंचायती राज मंत्रालय से। पंचायती राज मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। पंचायती राज मंत्रालय और यूएनडीपी ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन क्षेत्रों में शामिल है ज्ञान साझा करना, क्षमता निर्माण करना और निगरानी तंत्र को मजबूत करना। यूएनडीपी सतत विकास समन्वय केंद्रों के माध्यम से एसडीजीज का स्थानीयकरण करके इनकी प्राप्ति में तेजी ला रहा है। इसके लिए वो नीति आयोग और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी कर रहा है। अब तक हरियाणा, कर्नाटक, नागालैंड, पंजाब और उत्तराखंड के साथ इस संबंध में साझेदारी की गई है। लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज यानी एलएसडीजीज के तहत रणनीतियों को स्थानीय स्तर पर परिभाषित किया जाता है। साथ ही स्थानीय स्तर पर ही उनका क्रियान्वयन और निगरानी की जाती है। इस तरीके से सतत विकास के वैश्विक, राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय लक्ष्यों और उपलक्ष्यों को प्राप्त करना संभव होता है। स्थानीयकरण इस बात से संबंधित है कि सतत विकास लक्ष्य किस तरह से स्थानीय विकास की नीति के लिए एक रूपरेखा प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इस बात पर भी बल देता है कि किस तरह से स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारें बॉटम अप दृष्टिकोण के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकती हैं। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण का काफी महत्व है क्योंकि भारत की लगभग 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। सरकार ग्रामीण स्थानीय निकायों के माध्यम से स्वच्छता, आवास और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों का वित्त पोषण कर रही है। इस तरीके से ये पंचायती राज संस्थाओं के 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमताओं को विकसित और मजबूत करने में भी मदद करेगा। ये कई तरीके से सुशासन और सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित करेगा, जैसे कि ये सभी की भागीदारी से स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण को बढ़ावा देकर तथा उपलब्ध संसाधनों का कुशलता से और अधिकतम उपयोग करके इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करेगा। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए जो रणनीति बनाई गई है उसमें सबसे पहली रणनीति है सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की। इसके तहत अलग अलग स्तरों की सरकारें अलग अलग जिम्मेदारियां उठाती हैं। स्थानीयकरण के तहत प्रत्येक स्तर की संस्थाओं को अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो कि उपराष्ट्रीय स्तर यानी कि राज्य स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। इस तरीके से सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण विकास का स्थानीयकरण है। साथ ही स्थानीय समाधान की रणनीति के तहत सभी समस्याओं के लिए एक ही समाधान कारगर नहीं हो सकता है। स्थानीयकरण में समस्या का स्थानीय समाधान विकसित करने पर बल दिया जाता है, एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उपराष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं एक दूसरे से सीख सकती हैं। तीसरी रणनीति है राज्य की क्षमता में सुधार करना। इसके तहत प्रत्येक स्तर की सरकारों को अपनी क्षमताओं में सुधार करने का अवसर दिया जाता है, जैसे कि सांख्यिकीय क्षमता। अगली खबर महत्वपूर्ण संस्थान आईएमएफ और विश्व बैंक से जुड़ी है। भारत ने आईएमएफ और विश्व बैंक से ऋण पुनर्संरचना के उद्देश्य से श्रीलंका को निम्न आय वाले देशों के रूप में वर्गीकृत करने का आग्रह किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से श्रीलंका को निम्न आय वाले देश के रूप में फिर से वर्गीकृत करने का आग्रह किया है। भारत ने श्रीलंका को आपातकालीन सहायता राशि देने का भी आग्रह किया है। ये राशि ठीक उसी तरह दी जानी चाहिए जिस तरह से यूक्रेन को आपातकालीन सहायता कार्यक्रम रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ सहायता राशि दी जा रही है। इसका उद्देश्य श्रीलंका को उसकी ऋण पुनर्संरचना में सहायता करना है। इससे श्रीलंका को ऋण सेवा निलंबन पहल और इससे हटकर ऋण प्रबंधन के लिए कॉमन फ्रेमवर्क का पक्षकार बनने में मदद मिलेगी। ये संस्थाएं विश्व बैंक और आईएमएफ तथा G20 की संयुक्त पहलें हैं। विश्व बैंक कम विकसित देशों
और IMF तथा G20 निम्न आय वाले देशों के लिए ऋण प्रदान करती हैं। इन पहलों का उद्देश्य ऐसे देशों को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई ऋण संबंधी चुनौतियों से निपटने में मदद करना है। ऋण पुनर्संरचना का मतलब ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे कर्जदार को कर्जदाता आपसी समझौते के अनुसार रियायत प्रदान करता है। संप्रभु ऋण संकट की स्थिति तब पैदा होती है जब कोई देश अपने बिलों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है और देश के नेता राजनीतिक कारणों से इन संकेतकों की अनदेखी करते हैं। संप्रभु ऋण संकट को हल करने के लिए IMF ने कई उपाय किए हैं, जैसे कि ये संप्रभु ऋण जोखिमों की पहचान करने में मदद करता है, नीतिगत सलाह प्रदान करता है, ऋण प्रबंधन रणनीति तैयार करने में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इन देशों को उनके स्थानीय मुद्रा बॉन्ड बाजार विकसित करने में भी तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन पैनल ने कार्बन मूल्य निर्धारण की सराहना की है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल ने कार्बन मूल्य निर्धारण को उत्सर्जन को कम करने के लिए अभी उपलब्ध सबसे शक्तिशाली और कुशल रणनीति कहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वानिया राज्य ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन मूल्य निर्धारण नीति को अपनाया है। ऐसा करने वाला ये अमेरिका का पहला जीवाश्म ईंधन उत्पादक राज्य बन गया है। ये उन 11 राज्यों में शामिल हो गया है जहां कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस ईंधन वाले विद्युत संयंत्रों को उनके द्वारा उत्सर्जित प्रत्येक टन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रेडिट खरीदने होंगे। अमेरिका कार्बन की सामाजिक लागत का प्रावधान कर रहा है। कार्बन की सामाजिक लागत के तहत प्रदूषणकारी उद्योगों पर कड़े प्रतिबंधों को उचित ठहराने के लिए भविष्य में होने वाली जलवायु हानियों की गणना की जाती है। कार्बन मूल्य निर्धारण कार्बन उत्सर्जन को कम करने का एक तरीका है। ये उत्सर्जक पर ही उत्सर्जन की लागत आरोपित करने के लिए बाजार तंत्र का उपयोग करता है। ये व्यवस्था ये दर्शाती है कि नीलामी में पेश किए जाने वाले उत्सर्जन क्रेडिट की सीमित मात्रा के लिए कंपनियां कितना भुगतान करने को तैयार हैं। कार्बन मूल्य निर्धारण के कई प्रकार हैं, जैसे कि उत्सर्जन व्यापार प्रणाली यानी ETS। इसे कैप एंड ट्रेड सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कुल सीमा तय की जाती है। इसमें कम उत्सर्जन वाले उद्योगों को अपनी अतिरिक्त उत्सर्जन बचत को बड़े उत्सर्जकों को बेचने की अनुमति दी जाती है। दूसरा है कार्बन कर। इस व्यवस्था में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर प्रत्यक्ष मूल्य आरोपित किया जाता है। इसके तहत एक आर्थिक अभिकर्ता को प्रत्येक टन कार्बन प्रदूषण उत्सर्जन के लिए भुगतान करना होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति का संशोधित प्रारूप जारी किया है। स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के डिजाइन द्वारा सुरक्षा और निजता के मार्गदर्शक सिद्धांत को साकार करने की दिशा में पहला कदम है। ये व्यक्तियों या डेटा प्रिंसिपल के व्यक्तिगत डिजिटल स्वास्थ्य डेटा की गोपनीयता की सुरक्षा पर केंद्रित है। डेटा प्रिंसिपल प्राकृतिक व्यक्ति जिसे व्यक्तिगत डेटा संबंधित है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र का हिस्सा बनने वाले व्यक्तियों के व्यक्तिगत और संवेदनशील निजी डेटा की सुरक्षित प्रोसेसिंग के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करना है। साथ ही एक रूपरेखा भी तैयार करना है। ये सभी कार्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन में किए जाएंगे। इस नीति के मुख्य प्रावधानों की बात करें तो इस नीति के प्रावधान उन सभी संस्थाओं और व्यक्तियों पर लागू होंगे जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन प्रणाली का हिस्सा हैं। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के शासी निकाय, स्वास्थ्य सूचना प्रदाता, दवा निर्माता आदि शामिल हैं। इसमें डेटा फिड्यूशरी यानी कि डेटा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को डेटा प्रिंसिपल से सहमति फ्रेमवर्क का प्रावधान करना होगा। इसके तहत कई तरह के निर्माण और आवंटन का प्रावधान किया गया है, जैसे कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट पहचान पत्र, आभा पता, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर पहचान पत्र, सुविधा केंद्र पहचान पत्र आदि। और इस नीति के तहत ये सभी पहचान पत्र नहीं होने पर किसी को भी वंचित नहीं करने के सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया है। व्यक्तिगत डेटा के साझाकरण, परिचालन और प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। डेटा फिड्यूशरी द्वारा शिकायत निपटान अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का संचालन एक शासी बोर्ड करता है। शासी बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री करते हैं। शासी बोर्ड का प्रमुख एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
अगली खबर आयात निर्यात क्षेत्र से है। इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। वर्तमान में इंडोनेशिया घरेलू स्तर पर पाम ऑयल की कमी का सामना कर रहा है। इससे निपटने के लिए वो मूल्य नियंत्रण और निर्यात पर अंकुश जैसे विकल्प अपना रहा है। इसी वजह से निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक और निर्यातक है। इंडोनेशिया में पाम ऑयल संकट के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं, जैसे कि बढ़ती मांग की वजह से घरेलू स्तर पर कमी उत्पन्न हो गई है। पाम ऑयल के दो बड़े उत्पादकों इंडोनेशिया और मलेशिया में पाम ऑयल का उत्पादन कम हुआ है। डीजल में पाम ऑयल का अनिवार्य रूप से मिश्रण किया जा रहा है और इससे अन्य खाद्य तेलों की आपूर्ति भी बाधित हुई है, जैसे कि सूरजमुखी का तेल। रूस और यूक्रेन की सूरजमुखी के तेल के वैश्विक व्यापार में लगभग 80% हिस्सेदारी है और इस बीच दोनों देशों के युद्ध के कारण सूरजमुखी के तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं दक्षिण अमेरिका में शुष्क मौसम की वजह से सोयाबीन तेल की आपूर्ति भी बाधित हुई है। अब इन सब का भारत पर जो प्रभाव पड़ रहा है, इससे देश में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। इंडोनेशिया भारत में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। खाद्य तेल तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के लिए एक प्रमुख कच्चा माल होते हैं। ऐसे में इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि खाद्य उत्पाद से परे उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कि साबुन, शैम्पू आदि के मूल्यों में भी बढ़ोतरी कर सकती है। पाम ऑयल एक खाद्य वनस्पति तेल है। ये तेल पाम वृक्ष के फल से प्राप्त होता है। ये अधिक उपज वाली फसल है। ये किसी भी अन्य समान वनस्पति तेल फसल की तुलना में प्रति भू क्षेत्र में अधिक तेल का उत्पादन करती है। पाम ऑयल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल की घोषणा की गई है। इसके तहत मिनी मिशन 2 पाम ऑयल क्षेत्र के विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि पर केंद्रित है और इसके अलावा केंद्र प्रायोजित पाम ऑयल विकास योजना भी आरंभ की गई है। अगली खबर वैश्विक तापन से संबंधित है। एक अध्ययन के मुताबिक विश्व स्तर पर समुद्र तल का प्रसार 35% तक धीमा हो गया है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने समुद्र तल के प्रसार या विस्तार से संबंधित एक अध्ययन किया है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने विस्तारित हो रहे 18 विशाल कटकों का चयन किया। इसके तहत महासागरीय परपटी पर मौजूद शैलों में दर्ज चुंबकीय रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। इसके माध्यम से उन्होंने ये गणना की है कि पिछले 19 मिलियन वर्षों में कितनी महासागरीय परपटी का निर्माण हुआ है। अध्ययन के निष्कर्ष ये कहते हैं कि समुद्र तल का लगभग 140 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से विस्तार या प्रसरण हो रहा है। ये 15 मिलियन वर्ष पहले के प्रति वर्ष 200 मिलीमीटर के औसत विस्तार से कम है। अध्ययन में ये भी कहा गया है कि सभी कटकों में एक समान गति से प्रसरण नहीं हुआ है। कुछ की प्रसरण गति अधिक तो कुछ की मंद थी। पूर्वी प्रशांत क्षेत्र के कटकों का प्रसरण 100 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति के साथ मंद था। इससे सागर तल प्रसरण के वैश्विक औसत में कमी आई है। इस मंद विस्तार के लिए रिपोर्ट में 2 कारकों की पहचान की गई है। पहला है ऊपर उठते पर्वत और दूसरा है मेंटल से होने वाले संवहन में परिवर्तन। मेंटल से होने वाले संवहन के तहत पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का परिवहन पृथ्वी की सतह की ओर होता है। समुद्र तल के विस्तार की प्रक्रिया की बात करें तो ये एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें पृथ्वी की सबसे बाहरी परत यानी भूपर्पटी का निर्माण होता है। 2 विवर्तनिक प्लेटों के प्रसार की वजह से रिक्त स्थान का निर्माण होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा निकलकर इस रिक्त स्थान को भर देता है और ये मैग्मा ठंडा होकर एक नवीन महासागरीय परपटी का निर्माण करता है। ये गतिविधियां मध्य महासागरीय कटक के समीप घटित होती हैं। कटक समुद्र तल से ऊपर की ओर उठने वाली बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी समाचार चैनलों को एडवाइजरी जारी की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी समाचार चैनलों को झूठे दावे करने और निंदनीय या सनसनीखेज सुर्खियों का उपयोग करने के विरुद्ध एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में यूक्रेन रूसी संघर्ष और विशेष रूप से उत्तर पश्चिम दिल्ली की घटनाओं का हवाला दिया गया है, जहां टीवी समाचार और डिबेट्स कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करते पाए गए हैं। मंत्रालय ने कार्यक्रम संहिता सहित केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 की धारा 20 के प्रावधानों का पालन करने का भी परामर्श दिया है। इस अधिनियम का उद्देश्य केबल नेटवर्क की सामग्री और परिचालन को विनियमित करना है। साथ ही ये अधिनियम केबल टेलीविजन नेटवर्क की लापरवाह ढंग से वृद्धि को भी नियंत्रित करता है।
त्रिपक्षीय विकास निगम। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने एक प्लेटफॉर्म TDC फंड लॉन्च किया है, यानी कि त्रिपक्षीय विकास निगम। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यापक निवेश के लिए राज्य के समर्थन के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य चीनी विकास साझेदारी मॉडल का एक विकल्प प्रस्तुत करना है। इस मॉडल ने कुछ विकासशील देशों को ऋण जाल में फंसा दिया है। भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ वैश्विक नवाचार साझेदारी शुरू की है। ये जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय संघ जैसे अन्य देशों या संगठनों के साथ त्रिपक्षीय परियोजनाओं के लिए TDC फंड का उपयोग करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगी। भारत TDC फंड के माध्यम से GIP में योगदान करेगा। GIP यानी वैश्विक नवाचार साझेदारी। अगली खबर है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र से। सरकार ने मार्च 2024 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस परियोजना के तहत आम जनता को लगभग 15,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इन केंद्रों को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन औषध विभाग के प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना अभियान 2008 के तहत संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य समर्पित जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जनता को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। इसे भारत के फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो, जो कि एक सोसाइटी है, इसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। प्राणहिता नदी। हाल ही में इस नदी के तट पर आयोजित प्राणहिता पुष्करलू उत्सव संपन्न हुआ। प्राणहिता गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये नदी मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। ये तेलंगाना के कालेश्वरम में गोदावरी में मिल जाती है। कालेश्वरम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, क्योंकि ये गोदावरी, सरस्वती और प्राणहिता नदियों का संगम है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से होता है। अपने अधिकांश प्रवाह मार्ग पर ये आमतौर पर दक्कन के विस्तृत पठार में पूर्व की ओर बहती है। पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। जम्मू की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कार्बन सिंक में कार्बन उत्सर्जन करने और वातावरण से कार्बन को अवशोषित करने के बीच संतुलन बनाना। कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से हटाना और फिर उसका भंडारण करना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के रूप में जाना जाता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंबई में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान दिया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2021 का दूसरा संस्करण कर्नाटक में शुरू हुआ है। KIUG को वर्ष 2020 में ओडिशा में प्रस्तुत किया गया था। इसे भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेलो इंडिया गेम्स के हिस्से के रूप में आरंभ किया गया था। ये एक राष्ट्रीय स्तर का मल्टी स्पोर्ट्स वार्षिक आयोजन है। इसमें देश भर के विविध खेलों के खिलाड़ी विभिन्न खेल आयोजनों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये विश्वविद्यालय स्तर की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। इसके तहत ओलंपिक और एशियाई खेलों के लिए 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के खिलाड़ियों की पहचान की जाती है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों की। फॉकलैंड। अर्जेंटीना ने फॉकलैंड विवाद के मुद्दे के समाधान के लिए भारत के समर्थन को स्वीकार किया है। ये ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच संप्रभुता से संबंधित एक विवाद का विषय बना हुआ है। इन देशों ने वर्ष 1982 में इस क्षेत्र पर अधिकार को लेकर एक अल्पकालीन लेकिन कठोर युद्ध छेड़ दिया था। फॉकलैंड अर्जेंटीना के तट पर दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। फॉकलैंड दो मुख्य द्वीप ईस्ट फॉकलैंड और वेस्ट फॉकलैंड से मिलकर बना है। इनमें लगभग बड़ी संख्या में अन्य छोटे द्वीप भी है। इन द्वीपों के उत्तरी भागों में पहाड़ियों की श्रृंखलाएं पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तारित हैं। ईस्ट फॉकलैंड में माउंट उज़बोर्न पर्वत स्थित है। इसकी ऊंचाई 2312 फीट है। इसके अलावा तटीय स्थलाकृति में कई जलमग्न नदी घाटियां हैं जो संरक्षित बंदरगाहों का निर्माण करती हैं। वनस्पतियां कम एवं सघन हैं और यहाँ कोई प्राकृतिक वृक्ष वृद्धि नहीं होती है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर लिसनिंग।